दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनाव यकीनन बड़ा रोचक हो चला है। सीधे समझें तो अतीत के तमाम पन्नों को मिटाने को वो तैयार हो चला है। नए पन्ने और नई इबारत लिखने की दिशा में तीसरे चरण ने ही बहुत सारे संदेश देने शुरू कर दिए। सामान्य तौर पर ऐसे संदेश पांचवें चरण से उभरते थे और उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी वोटिंग के पैटर्न को अगर जब भी देखिएगा तो तीसरे चरण में स्थिति बड़ी सामान्य सी रहती थी। लेकिन तीसरे चरण का संदेश अलग अलग जगहों से वोटिंग पैटर्न ने तीन चार बातों को खुले तौर पर रख दिया। वर्चस्व टूट रहा है, कड़ी टक्कर हो रही है, उम्मीदवारों के चेहरे और उनके नाम बेमानी से होने लगे हैं और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा यानी कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर आमने सामने दो चेहरे हर वोटर के जहन में आकर अटक गए हैं, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। यह परिस्थिति तीसरे चरण में आ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा और शायद यही वो वजह है कि इसकी गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो भाषण हरदोई में पहुंचकर दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। 10-15 बरस पहले इस देश में जब विस्फोट होते थे, आतंकवादी धमाके करते थे तो साइकिल का इस्तेमाल करते थे। साइकिल चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का। इलेक्शन कमीशन खामोश रहेगा, यह हर कोई जानता है, लेकिन किसी के चुनाव चिन्ह को लेकर आतंकवाद से जोड़ने की यह एक आखिरी फेरिस्त है। एक लिहाज से कहें यह लास्ट असॉल्ट है बीजेपी का, प्रधानमंत्री का। तो क्या उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण से कोई नया संदेश उभर कर आ रहा है, जिसमें अब प्रधानमंत्री भी कोताही नहीं बरत रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने खड़ी है उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर दंगाई कहा गया, गुंडागर्दी के साथ जोड़ा गया, अब टेररिज्म के साथ ना सिर्फ जोड़ा गया बल्कि इस बात का भी जिक्र किया गया कि इनका चुनाव चिन्ह ही उस आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। यह संदेश तीसरे चरण की वोटिंग के भीतर फंसा हुआ है और आज इसे समझने की इसलिए कहीं ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसके बाद जिन क्षेत्रों में वोटिंग होनी है उन जगहों पर यह पैटर्न कहीं ज्यादा तीखा और खुले तौर पर हमले वाला नजर आने वाला है। क्योंकि इन परिस्थितियों में अब अखिलेश यादव से ज्यादा मुलायम का दौर भी प्रधानमंत्री को याद आया। समाजवादी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह का जिक्र टेररिज्म से जोड़कर किया गया। लेकिन लौटिए आज इस तीसरे चरण पर। आखिर ऐसा इस तीसरे चरण में हुआ क्या है जिसके बाद इस तरह के शब्दों का और भाषण का इस्तेमाल प्रधानमंत्री तक को करना पड़ा और योगी आदित्यनाथ भी लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या वाकई स्थिति ऐसी आ गई है जहां पर समीकरण या जातीय समीकरण की परिस्थिति टूट रही है? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जो बीजेपी के अपने मुद्दे थे कहीं वो खत्म तो नहीं हो चले हैं, या फिर वाकई बीजेपी को लगने लगा है अपने भीतर से दरअसल वह जिन मुद्दों के आश्रय बीते 5 बरस तक काम करती रही वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में 2022 में उन्हें बचा लेगा? हो सकता है उनके भीतर ये सवाल रहे हों, लेकिन हमें लगता है कि आज जब इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश हमारी पूरी टीम ने की तो कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर निकल कर आई। इस पूरे इलाके के भीतर में दो मुद्दे बड़े हावी हैं। एक आवारा पशुओं का मुद्दा, यह मुद्दा भी बीजेपी काल में ही निकल कर आया। दूसरा मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा, इसे भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया। सुरक्षा की परिस्थितियों से महिलाएं कहीं प्रभावित हैं और जो आवारा पशु का मुद्दा है उससे किसान बहुत ज्यादा प्रभावित है। किसान अपने तौर पर कई सवालों को खड़ा कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में आज चुनाव पड़ रहे थे या जिन सीटों पर आप चुनाव पड़ रहे थे उसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस का जो इलाका था उन इलाकों में एक वोटर का बिखराव सा नजर आया। यानी पिछली बार तरह की एकजुटता नजर नहीं आई। जो अवध का इलाका है, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, यहां पर कहीं ना कहीं एक सेंध लगती हुई नजर आई और बुंदेलखंड के इलाके में वोटरों के सवाल शायद उस आवारा पशु से और किसानी वहां पर है और किसानों की स्थिति बदहाली है। ना चाहते हुए भी उन्होंने शायद एमएसपी से खुद को जोड़ा है, शायद अपनी मुश्किलों से खुद को जोड़ा है और शायद आने वाले वक्त में रास्ता कैसे निकलेगा यह किसी को समझ नहीं आता है। शायद इसीलिए एक शब्द बदलाव का है, दूसरा शब्द सुरक्षा का है। बदलाव और सुरक्षा यानी देखिए डेवलपमेंट गायब है, यानी देखिए जो भी योजनाएं थी वो गायब है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि हमने आपको बहुत असुरक्षित बता दिया है।
बदलाव इसलिए कि जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे थे उन परिस्थितियों ने हमें कोई लाभ दिया नहीं है। ये दो मुद्दे अजीबोगरीब तरीके से इन तमाम इलाकों में हावी होते चले गए। तो जिनके जहन में एक बात यह है कि लगभग 59 सीटों में से यानी 59 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी काबिज थी और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पास, 1 सीट बीएसपी के पास थी। इसमें बहुत व्यापक परिवर्तन की परिस्थितियां उभरकर इस वोटिंग पैटर्न में खुले तौर पर निकल कर आई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा का मसला था उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वोटिंग पीरियड में धराशायी सी नजर इसलिए आई, लड़कियों के भी सवाल थे और उनकी माताओं के भी सवाल थे। सुरक्षा होगी तब स्कूटी मिलनी चाहिए, यानी स्कूटी और बाकी चीजें जो चल रही थी इससे पहले वह कहीं उस सुरक्षा से जुड़ गई जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। तो बीजेपी के लिए यह एक लाभप्रद स्थिति इन इलाकों में नजर निकल कर आई। दूसरी बड़ी बात है कि झटके में इससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आप 95 के बाद से जिक्र कीजिए तो बीते 25 बरस में कभी भी किसी भी चुनाव में बीएसपी इस तरीके से हाशिए पर नजर नहीं आ रही थी। बीएसपी को हाशिए पर कैसे ढकेला गया, बीएसपी क्यों हाशिए पर आ गई, उसने अपना मैनिफेस्टो तक जारी क्यों नहीं किया, अलग अलग जगहों पर कैंडिडेट भी क्या अपने साथ के दूसरे कैंडिडेट के साथ खड़े होने की स्थिति में है। तो बीएसपी का जो अपना वोट बैंक था वो यकीनन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीएसपी जो मानकर हर कोई चलता है कि 20% वोट उसके पास रहता है, इस तीसरे चरण ने एक मैसेज दिया है कि दरअसल वो घटकर 11% तक आ सकता है। तो ये जो 9% है ये कहां वोट जा रहा है, इसमें बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है या फिर वह बड़ा हिस्सा जो बट जाता था वह समाजवादी पार्टी के हिस्से में जा रहा है, क्योंकि लड़ाई अब आमने सामने की नहीं बल्कि दो चेहरों की हो गई है और इन दो चेहरों के आश्रय हर कोई सरकार देखने लगा है। यानी तीसरे चरण से ही अगर वोटिंग पैटर्न सरकार देखकर वोट करने लगे तो अगला सवाल यह होगा कि वाकई उम्मीदवार कोई मायने रखता है या नहीं रखता है। यानी अलग अलग जगहों पर जो आईएएस या आईपीएस को बीजेपी ने उतार दिया, अलग अलग जगहों पर जो बीएसपी से आए हुए कैंडिडेट थे जैसे रामवीर उपाध्याय थे जो सदाबाद हाथरस से चुनाव लड़ रहे थे, उनको उतार दिया। तो क्या वो जीत जाएंगे, क्योंकि वह तो बीएसपी में बड़े कद्दावर रहे हुए नेता थे। और वह सब मैसेज एक साथ जब आप मिलाइएगा तो बीएसपी आपको हाशिए पर नजर आती है, क्योंकि रामवीर उपाध्याय मान लीजिए हाथरस का अगर आप एक टेस्ट केस लेते हैं तो उनकी पहचान एक कद्दावर नेता के तौर पर बीएसपी के साथ जुड़ी रही। वह वोट शिफ्ट होकर बीजेपी के साथ जुड़ जाए तो कमाल हो जाए। बीजेपी ने यही सोचा, लेकिन परिस्थितियां इसलिए उलट है क्योंकि कहीं ना कहीं एक पेंच इसमें यह है कि वह तबका जो अभी तक कुछ सहूलियतें चाह रहा था उसको वह सहूलियत नहीं मिली। लेकिन आज सुरक्षा का भाव और उस दौर के दंगाई, उस दौर के गुंडागर्दी, इन सब का भाव उभरा। तो यादव लैंड के भीतर में यह सुरक्षा का मुद्दा और गुंडई का मुद्दा यकीनन था और वहां पर महिलाओं के भी सवाल थे और दूसरी जातियों से जुड़े हुए जो ओबीसी से, पिछड़ा तबके से जो जातियां थी उनके भीतर भी सवाल थे। लेकिन यादव लैंड की एक बड़ी खासियत अखिलेश यादव के लिए बहुत बेहतर है कि इस बार पूरा परिवार एकजुट पब्लिकली नजर आना चाहता था। इसीलिए मुलायम सिंह यादव नजर आते हैं जो व्हील चेयर पर आ रहे हैं, राम गोपाल और शिवपाल यादव एक साथ नजर आते हैं, अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ नजर आते हैं, तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी राजलक्ष्मी के साथ नजर आते हैं, अभय राम यादव भी निकलते हैं, चेतराम यादव भी निकलते हैं, आदित्य यादव भी निकलते हैं, धर्मेंद्र यादव भी। यानी पूरा कुनबा साथ है, इसको आप बांटिए मत। जो 2017 में गलती हुई थी उसको हमने सुधार लिया। कुछ सवाल यह भी उठे थे, क्या वाकई डोर में जब गांठ पड़ जाए तो गांठ बरकरार रहती है और गांठ दिखाई देती है क्या? यह एक दूर की गोटी है, लेकिन इस पूरे इलाके में लगभग जितनी बड़ी तादाद में यादवों का वोट है, अगर वह एकजुट हो चला है तो फिर उनके लिए जीत की राह आसान है, क्योंकि उसमें बहुत कम वोट चाहिए जिससे आप 40% को छू सकें, क्योंकि 40% को छूने का मतलब है आपकी जीत पक्की। 25-30% में जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए मायावती पिछड़ती चली गई कि 20% के साथ अगर जुड़ता कोई भी हिस्सा है तो वह 25-26% से आगे निकलती हुई दिखाई नहीं देती है, जो कि एक लिहाज से वोट बांटने की परिस्थिति में वोटरों को खड़ा करती है। और वोटर जब चेहरा मुख्यमंत्री का देखकर वोट देने की स्थिति में आ रहा है तो इसके मतलब बहुत साफ है कि वह वर्चस्व जो 2017 का था और जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जीत मिली थी, उसमें कहीं
सेंध तो नहीं लग रही है, या कहीं सेंध लग तो नहीं गई, यह बेचैनी भाषणों से जरूर नजर आ रही होगी। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा पहली बार जो यादव लैंड के भीतर भी महसूस किया गया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यादव सामान्य तौर पर इससे पहले हर चुनाव में बड़ी दबंगई के साथ वोटरों के सामने खड़ा होता था, अपनी बातों को भी बड़ी दबंगई और बड़ी तेज आवाज में रखता था। इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। बहुत ही शालीनता के साथ, एक लिहाज से प्रणाम पाती करने के बाद और एक संवाद बनाने की दृष्टि में जो सुबह से लेकर देर रात तक इन इलाकों में बहस मुहाइश चलती है, उसमें वो सारी बातों को सुनता भी है और इस बात का एहसास भी उसे हो चला है कि यह चुनाव उसके लिए जीवन मरण का है। तो किसी भी हालत में उन परिस्थितियों को नहीं जिंदा करना है जिन परिस्थितियों ने एक दाग तो लगाया था 2012 से 2017 के बीच में। वह परिस्थितियां बदलनी होंगी, इसीलिए जमीनी मुद्दों को उठाकर वो चाहता है कि लोग उन मुद्दों को इस लोकतंत्र में जी लें जहां पर वोट देने से पहले उनके जहन में मुद्दे रहें। अगला सवाल, इस पूरे इलाके में जो खेती किसानी का जिक्र था, हमें लगता है इसलिए भी जरूरत है क्योंकि यहां पर जो 36 सीटें हैं, 59 में से 59 में से 36 सीटों पर आलू उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। देश का 30% हिस्सा इसी जगह पर आलू उत्पादन होता है। लगभग 45 लाख मीट्रिक टन यानी 6 लाख हेक्टेयर जमीन पर यहां सिर्फ आलू होता है। और आलू उगाने वाले किसानों को भाव नहीं मिल पाना, वहां पर कौड़ी तो दूर की बात है बल्कि आलू को सड़कों पर फेंक देना, यह सारी परिस्थितियां किसानों ने देखी है। दूसरी बात थी इससे जुड़ी हुई किसानी का मैसेज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर यहां तक आया, उसके बाद यह बुंदेलखंड भी चला गया। बुंदेलखंड के किसानों का योगदान भी आंदोलन के वक्त बाखूबी था। इस बात को पकड़ पाने की स्थिति में बीजेपी कहीं फेल तो नहीं हो गई, क्योंकि किसानी को उसने सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ा, बुंदेलखंड से नहीं जोड़ा। बुंदेलखंड के भीतर जो पानी का संकट है, सिंचाई का संकट है, अनाज की कीमत ना मिलने का संकट है, पलायन का संकट है, बेरोजगारी का संकट है, इन सारी परिस्थितियों ने पहली बार उस वर्चस्व पे सेंध लगा दी है जो कि 19 में से 19 सीटें 2017 में जीत ली गई थी, वह बहुत खुले तौर पर नजर आई। तीसरा सवाल यह था, हमने जब परखना शुरू किया कि आज प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि साइकिल का इस्तेमाल टेररिज्म पे हो, तो हमने सोचा 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भाषण दे रहे थे इसी तरीके से तीसरे चरण के चुनाव के वक्त में, वो उस समय क्या कहते थे? उस समय वो दो बातें कहते थे। एक, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का फायदा क्या होगा ये बताते थे, और दूसरा अयोध्या की एक लकीर खींचते थे जो कि एक लिहाज से सांप्रदायिक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण कर दे और हिंदू वोट को एकजुट एकमुश्त बीजेपी के हक में लाकर खड़ा कर दे और ओबीसी भी बंटते हुए साथ बाकियों का छोड़ते हुए मायावती और अखिलेश का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाए। इसमें उनको सफलता भी मिल गई। लेकिन इस बार की परिस्थिति में जब वो सिर्फ साइकिल की चोट पर आए, टेररिज्म से जुड़ा, इससे पहले मुजफ्फरनगर दंगों से और गुंडागर्दी और सुरक्षा का जिक्र हो रहा था, तो इसका मतलब है कि चरण दर चरण बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में अपने लिहाज से सफल होना चाहती है। लेकिन अगला सवाल यह भी था कि क्या वोटर इन बातों को समझ रहा है? अब इस पर आइए, क्या वाकई मायने रखती हैं अगर इस डिजाइन में वोटिंग पैटर्न हो रहा है? कल हम आपसे जिक्र कर रहे थे जानबूझ के कन्नौज सीट का। यकीन जानिए कन्नौज सीट पर बिल्कुल कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी जिससे यह कहा जा सके कि इत्र का व्यापार, वहां पर किसी आईपीएस का चुनाव लड़ना, वहां पर छापे पड़ना, वहां पे करप्शन, यह कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा एक ही था या मुद्दा दो ही था, या तो परिवर्तन होगा या हमें मुख्यमंत्री किसे बनाना है उसे देखना चाहते हैं। हमारे लिए यह कोई मायने नहीं रखता है कि असीम अरुण वीआरएस लेकर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने अनिल दोहरे जो कि लगातार 3 बार एमएलए रहे हुए हैं। इन सब के साथ बहुत क्लियर कट आइडिया था कि ये चीजें मैटर नहीं करेंगी, यानी इनका प्रभाव नहीं है। तो अगला सवाल आपके जहन में आना चाहिए, जब ईडी से वीआरएस लेकर जो सरोजिनी नगर लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले हैं उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आने वाले अगले चरण में आएगी। लेकिन यहां पर जो बाकी जो नॉन यादव थे, मौर्य, बढ़ई, बिरादरी, कुर्मी, ये सारे जो चीज थे, और यहां पे जो मुस्लिमों की तादाद भी लगभग 18 से 20% है, दलितों की तादाद थी, दलितों में जो बिखराव नजर आया वह खुले तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो बटा हुआ इस रूप में जरूर था जिसमें बीजेपी जो सोच रही थी उसको समूचा लाभ मिल जाएगा। लाभ मिला लेकिन समूचा नहीं मिला। यानी यह
चुनाव में क्या होता है कि अगर आप 500 वोट से भी जीत गए तो भी जीत गए, और अगर 50,000 से जीते तो भी जीत गए। यह परिस्थिति बीजेपी को परेशान कर रही है, और यह परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी भी चौकन्नी है। और शायद समाजवादी पार्टी के जो अपने लोग हैं, शायद इसीलिए पहली बार नजर आ रहा है कि उनके भीतर शालीनता आ गई है, और बीजेपी के भीतर सत्ता और जो इसका उपयोग, जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का उपयोग बार बार कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोग आहत भी हैं कि ऐसी चीजें इस रूप में अपने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे पास एक लीगल सिस्टम है और कानून का राज होना चाहिए। ये सारे सवाल शहरी हैं। ग्रामीण इलाकों के जो सवाल है उसमें बीजेपी को एक हिस्से का लाभ बाखूबी मिला है, जो हम जिक्र बार बार करें कि 5 किलो अनाज का कमाल जरूर है। लेकिन इसका अगला सवाल यह है कि पहली बार जो समझाया गया और जो समझ में सबको आ रहा है कि गरीबी और महंगाई दोनों एक साथ जुड़ जाए तो आपको उस सत्ता पर आश्रित होना पड़ जाता है, जो सत्ता 5 किलो अनाज दे या 2 किलो अनाज दे या 10 किलो अनाज दे या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करे। लेकिन क्या यह परिस्थिति चुनाव खत्म होने के बाद कंटिन्यू करेगी? क्योंकि बिहार में तो बंद हो गया है, और बिहार के राजनीतिक मिजाज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मिजाज से बड़ा मेल खाता है। इसीलिए जो जसवंत नगर की सीट पे आई है शिवपाल यादव पूरे परिवार के साथ, वहां पर शायद विवेक शाक्य के लिए बहुत मुश्किल है वहां पर कुछ भी कर पाना। करहल में जिस तरीके से एकजुटता नजर आई, शायद ये एसपी सिंह बघेल को बलि का बकरा बना दिया गया। यह मैसेज खुले तौर पर निकल कर भी आया। महाराजपुर में सतीश महाना की अपनी पकड़ और अपनी पहचान बीजेपी से कहीं ज्यादा है। यह एक उनकी अपनी आइडेंटिटी है जो उनकी अपनी पहचान के साथ उन्हें जीत दिला देगी। यह परिस्थिति भी खुलकर नजर आई, क्योंकि उन्होंने जिस रूप में काम किया है उसमें सामने कोई भी हो, चाहे वो कनिष्क पांडे हो या फतेह बहादुर गिल हो, यह सब कोई मायने रखते नहीं है। शहरी मिजाज को अगर आप देखना शुरू करें तो प्रधानमंत्री मोदी अपने डेवलपमेंट का जिक्र जब भी करते हो, कानपुर के भीतर इसकी अनुगुंज सुनाई दी। कानपुर व्यापारियों का शहर भी है, व्यापारी उस जीएसटी से भी परेशान है और लॉकडाउन और इस परिस्थिति को भोगते हुए उसकी जिंदगी तबाह हो चली है। इसीलिए जिन 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी का प्रभाव 2017 में जीत के साथ रहा था, वह कम होने वाला है। और जो समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व था या जो उसका विस्तार था, वो विस्तार आगे बढ़ने वाला। और यह हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर जीती, यानी जिन सीटों पर वह 2012 में भी जीती थी, उससे कहीं ज्यादा विस्तार इसलिए हो जाए क्योंकि बीएसपी की जो मौजूदगी बिल्लौर, महाराजपुर, घाटमपुर में हुआ करती थी या गोविंदपुर या किदवई नगर में हुआ करती थी, वह कहीं सिमट गई है। उसका लाभ या तो बीजेपी को मिलेगा या समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी अपने तौर पर अगर बीएसपी के वोट को अपने साथ ले जा रही है या बीएसपी की वजह से कुछ वोट उनके साथ एकजुट हो रहा है, तो यह टक्कर देने की स्थिति में बीजेपी को आकर समाजवादी पार्टी यहां पर खड़ी हो गई, जो एक सीधी टक्कर है। यानी अगर सीटों को हिसाब से देखें तो अगर आप मानते हैं कि 50-50 की स्थिति में आ गए तो 5 सीट समाजवादी पार्टी ले जा रही है, आप इधर बीजेपी की 7 में से 2 कम हो जा रही है। यह परिस्थिति नजर आई। लेकिन कानपुर देहात में बीजेपी का प्रभाव है, यह नजर आया। लेकिन इससे हटकर दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो प्रभाव है उसके ठीक समानांतर में 2 सीट ऐसी थी जो एक भोगनीपुरा और रसूलाबाद की सीट थी। इसमें स्थिति कहीं ना कहीं बहुत सीधी टक्कर की खुले तौर पर नजर आई कि हां, यह खुले तौर पर इस रूप में है। अब यहां पर एक सवाल आता है, बार बार जो निकल कर आता है, क्या वाकई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें बुंदेलखंड के भीतर वोटों का विस्तार और टूट नजर आ रही है? यकीन जानिए, यह पहली बार इस तरह का बुंदेलखंड से जो हमारी जो पूरी टीम है उसने जो तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया और जो बातचीत हुई, उसमें पहली बार नजर आया वहां के बहुत छोटे छोटे सवाल को बुंदेलखंड की अतीत के आश्रय, जिसको बार बार ग्लैमराइज करके हाशिए पर ढकेल दिया जाता था, वो सवाल पहली बार निकल कर आए। वह सवाल लोध से भी जुड़े हुए हैं, वह सवाल निषाद और मौर्य से भी जुड़े हैं, तेली से भी जुड़े हैं, वो सवाल राय कतार से भी जुड़े हैं, लोहार से भी जुड़े हैं, बढ़ई से भी जुड़े हैं। ये सवाल निकल कर आए, विश्वकर्मा से भी जुड़े हैं। ये सारे सवाल बुंदेलखंड के भीतर नजर आए। यानी ब्राह्मण और ठाकुर, मुस्लिम, यादव, इनसे हटकर जरा देखना शुरू कीजिएगा तो इन वोटिंग पैटर्न में भी पहली बार लोग चेहरा खोजने लगे। कौन होगा मुख्यमंत्री? यह सामान्य तौर पर एक नई परिस्थिति थी जिसमें 19 की 19 सीटें जो बीजेपी के पास थी, वह परिस्थिति इसलिए नाजुक होने लगी क्योंकि हमीरपुर की सीट,
चाहे वो हमीरपुर और राठ हो, ललितपुर में ललितपुर चाहे मोरौनी हो, जो बांदा की सीट है तिंदवारी, बेबेरू, नरैनी, बांदा, जो झांसी की सीट है बबीना, मऊरानीपुर, और गरौठा और जालौन की सीट है कालपी, इन तमाम जगहों पर परेशानी का सबब बीजेपी के लिए है। यानी एक मुश्किल स्थिति में बीजेपी बुंदेलखंड के भीतर भी नजर निकल कर आई। जो खास तौर से इस बात का जिक्र होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अपने तौर पर जीत हासिल किसान के जरिए और मुस्लिम और जाट वोट बैंक ने अपने तौर पर कर दी, लेकिन उससे जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो उसमें जो सटा हुआ इलाका नजर आता है, उसमें जैसे ये है फिरोजाबाद की सीट। फिरोजाबाद की जो 5 सीटें हैं, टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, यहां का पैटर्न बहुत खुले तौर पर बता रहा है कि बीजेपी जो इससे पहले 4 सीटों पर काबिज थी, उसमें 3 सीटों पर वह सीधे तौर पर मुश्किल परिस्थिति में, यानी आमने सामने की परिस्थिति में आकर फंस गई है। वह सीट शिकोहाबाद की है, वह सीट जसराना की है, वह सीट फिरोजाबाद की है। यह 3 सीटों पर कहीं एक उलझन नजर आई। टुंडला में भी टक्कर आमने सामने का है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से कासगंज का यहां जिक्र इसलिए क्योंकि कासगंज की तीनों सीटें बीजेपी के पास थी, अमानपुर, पटियाली और कासगंज की। यहां पर बड़ी तेजी से जो मामला उभर कर आ रहा था, यहां बड़ा सुबह से वोटिंग पैटर्न भी जो नजर आया, बड़ा जबरदस्त वोटिंग पैटर्न था, तनाव भी था, सारी चीजें निकल कर आ रही थी। लेकिन यहां पर चेहरे की शुरुआत जो सही मायने में होती है वो कासगंज से होती है कि चेहरे पर वोट दीजिए, यानी उम्मीदवार मायने रखता है। उसके जो कासगंज से निकलकर कन्नौज का तिरवा, कन्नौज, चिमरमाऊ में, इन जगहों पर भी चेहरा मायने रखने लगता है। गांव के गांव जो वोटिंग हुए हैं वह उम्मीदवारों से ज्यादा उस चेहरे को लेकर बहस मुहाइस हो रही थी कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। यह एक नया पैटर्न था जिसका जिक्र हम बार बार आपसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें इस बात को लेकर थी कि यादवों के लिए ये जीवन मरण का सवाल है, मुसलमानों के लिए जीवन मरण का सवाल है, सबकी एकजुटता होगी, लेकिन ओबीसी के भीतर बिखराव होगा या नहीं होगा, ओबीसी टूटेगा या नहीं टूटेगा, या वो यादवों के साथ मिलकर आ जाएगा। और दूसरा ये था कि जो पिछड़ी जातियों से भी जो दलित के हिस्से में जब हम आते हैं तो वहां पर जो बिखराव होगा वो कितना समाजवादी पार्टी के हक में जाएगा या उसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि यहां पर 60-40 का हिस्सा रहा है। 60% बीजेपी के हक में गया है, और 60% के हक का मतलब यह है कि पिछली बार ये लगभग 72% तक गया था, यानी 12% का माइनस होना। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो उस समय जो 72% तक गया था, बाकी के जो 28% थे वो बटे हुए थे मायावती में और अखिलेश यादव में। इस बार वो चीजें अगर एकजुट हो रही है तो यह बराबर की टक्कर में लाकर दोनों को खड़ा भी करती है और समाजवादी पार्टी को विस्तार भी देती है, और एक लिहाज से सिकुड़ती हुई नजर आती है यहां पर बीजेपी भी, क्योंकि सिर्फ 60% वोट से आपका उनके हिस्से से काम नहीं चलेगा, बाकी आपको और चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो एक पैटर्न के तौर पर नजर आई, जो सवर्ण जातियां हैं उनका वोट पावर इस बार कम हुआ है, यानी वोटिंग परसेंटेज जो कम नजर आ रहे हैं 1-2% पिछली बार की तुलना में। उसकी वजह यही है कि जो अपर कास्ट में खास तौर से जो ठाकुरों की मौजूदगी है या ब्राह्मणों की मौजूदगी है, वैश्य की मौजूदगी है, ये सब थोड़े से कम वोटिंग पैटर्न हुए। वोटिंग पावर के तौर पर जो दलित जातियां हैं ये खुलकर निकली है, जिनके वोटों में बिखराव हुआ, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। यादव तो हर जगह खुलकर निकलना, मुसलमान का हर जगह खुल के निकलना, जाटव का हर जगह खुल के निकलना, ओबीसी भी खुल के निकली है और वह एकजुटता के साथ निकली है। ये एक बड़ा मैसेज है। जो फर्रुखाबाद की सीट है उसमें फर्रुखाबाद है, अमृतपुर है, कायमगंज है, भोजपुर का इलाका है। यहां एक चीज ये समझनी होगी कि इन 4 सीटों में से 3 सीट खास तौर से जो फर्रुखाबाद, जहां पर लुइस चुनाव लड़ रही हैं, सलमान खुर्शीद साहब की वाइफ जो है वह चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अनुकूल स्थिति उनके है नहीं। और पहली बार जब वोट शिफ्ट हो रहा है तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल जा रहा है, यानी जो भी इससे पहले बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की तरफ जाते थे या बीएसपी की तरफ जाते थे, वह शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यह शायद समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन के लिए सबसे लाभदायक स्थिति इस क्षेत्र में नजर आई है। एटा में खासतौर से जलेश्वर, एटा, मरहरा और अलीगंज, चारों सीटें ऐसी है जिसमें से 2 सीट मरहरा और जलेश्वर की सीट टक्कर देने वाली है। अलीगंज और एटा एक लिहाज से हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। मैनपुरी में करहल का जिक्र हम कर चुके हैं, उसके अलावा किशन, भोगाव और मैनपुरी की जो 3 सीट है यह संयोग से फिर उस चेहरे पर आकर अटक गई जहां कैंडिडेट मायने रख नहीं रहा था।
इस परिस्थिति में आखिर में 4-5 बातें इस संदेश के साथ निकली है कि क्या तीसरे चरण से ही मैसेज निकलकर आने लगा है कि लड़ाई अब अखिलेश के चेहरे और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बीच है। पहला संदेश यह है, जो कि अब उम्मीदवारों के समीकरण के आश्रय वोट बैंक जो है वो इसका मतलब है स्थापित हो चले हैं कि कौन किधर जाएगा, अब चेहरों पर आ जाइए। दूसरी बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री का भाषण है, जो साइकिल पर बम बांधकर और उस दौर के जो 2006-7 और अहमदाबाद के धमाकों का भी उन्होंने जिक्र किया, क्या ये लास्ट असॉल्ट है या फिर इसके बाद कुछ नई स्ट्रैटेजी चौथे और पांचवें चरण और छठे चरण में जब पूर्वांचल की दिशा में चीजें बढ़ेंगी तो कुछ नई चीजें आने वाली हैं क्या? क्योंकि आज जब लखीमपुर में योगी आदित्यनाथ थे तो उन्होंने जो किसानों के हक में बोलना शुरू किया, ये जानते समझते हुए कि वहां का किसान आहत है, जो जेल में बंद है, और वहां के जो किसानों की हत्या करने वाले हैं वो जमानत पर बाहर है, उसके बावजूद भी वो उन सवालों को उठा रहे थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी और मोदी की स्ट्रेटजी कहीं दो रास्ते चल पड़ी है, जो आपसी बीजेपी के भीतर की खटपट को उभार रही है, या फिर इन सब के बीच आरएसएस ने हाथ खड़े कर दिए? ये सारे सवाल हैं जो निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, इस चुनाव का संदेश है। इस चुनाव का संदेश सबसे बड़ा यह है कि जो अभी तक यह सोच रहे थे कि जातीय समीकरण के आश्रय चुनाव जीता जा सकता है, उसके भीतर उससे बड़ी परिस्थिति आ गई है परसेप्शन को लेकर। परसेप्शन अगर अखिलेश यादव बना ले रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अगर परसेप्शन को जिंदा रखे हुए हैं कि हम ही आएंगे सत्ता में और बुलडोजर हम ही चलाएंगे, यह परसेप्शन, और दूसरी तरफ इनके बुलडोजर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आम लोगों को दबाने और कुचलने की परिस्थिति है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने परिवार से जोड़कर भी कर दिया कि जिनके पास परिवार नहीं है, यानी संवेदनशील परिस्थिति और असंवेदनशील पॉलिटिकल नारे। यह एक ऐसा परसेप्शन है जो उत्तर प्रदेश का चुनाव धीरे धीरे उस परसेप्शन की दिशा में जा रहा है। यहां पे प्रधानमंत्री के भाषणों पर, उनके शब्दों को भी हाशिए पर ढकेलने की स्थिति में अगर वोटर आ रहा है तो कल्पना कीजिए यह चुनाव वाकई चौंकाने वाले परिणाम देने की स्थिति में आकर खड़ा कर चुका है। संदेश यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनाव यकीनन बड़ा रोचक हो चला है। सीधे समझें तो अतीत के तमाम पन्नों को मिटाने को वो तैयार हो चला है। नए पन्ने और नई इबारत लिखने की दिशा में तीसरे चरण ने ही बहुत सारे संदेश देने शुरू कर दिए। सामान्य तौर पर ऐसे संदेश पांचवें चरण से उभरते थे और उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी वोटिंग के पैटर्न को अगर जब भी देखिएगा तो तीसरे चरण में स्थिति बड़ी सामान्य सी रहती थी। लेकिन तीसरे चरण का संदेश अलग अलग जगहों से वोटिंग पैटर्न ने 3-4 बातों को खुले तौर पर रख दिया। वर्चस्व टूट रहा है, कड़ी टक्कर हो रही है, उम्मीदवारों के चेहरे और उनके नाम बेमानी से होने लगे हैं, और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा यानी कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर आमने सामने दो चेहरे हर वोटर के जहन में आकर अटक गए हैं, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। यह परिस्थिति तीसरे चरण में आ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा, और शायद यही वो वजह है कि इसकी गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो भाषण हरदोई में पहुंच कर दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। 10-15 बरस पहले इस देश में जब विस्फोट होते थे, आतंकवादी धमाके करते थे तो साइकिल का इस्तेमाल करते थे। साइकिल चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का। इलेक्शन कमीशन खामोश रहेगा, यह हर कोई जानता है, लेकिन किसी के चुनाव चिन्ह को लेकर आतंकवाद से जोड़ने की यह एक आखिरी फेरिस्त है। एक लिहाज से कहें यह लास्ट असॉल्ट है बीजेपी का, प्रधानमंत्री का। तो क्या उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण से कोई नया संदेश उभर कर आ रहा है, जिसमें अब प्रधानमंत्री भी कोताही नहीं बरत रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने खड़ी है उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर दंगाई कहा गया, गुंडागर्दी के साथ जोड़ा गया, अब टेररिज्म के साथ न सिर्फ जोड़ा गया बल्कि इस बात का भी जिक्र किया गया कि इनका चुनाव चिन्ह ही उस आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। यह संदेश तीसरे चरण की वोटिंग के भीतर फंसा हुआ है, और आज इसे समझने की इसलिए कहीं ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसके बाद जिन क्षेत्रों में वोटिंग होनी है उन जगहों पर यह पैटर्न कहीं ज्यादा तीखा और खुले तौर पर हमले वाला नजर आने वाला है। क्योंकि इन परिस्थितियों में अब अखिलेश यादव से ज्यादा मुलायम का दौर भी
प्रधानमंत्री को याद आया, समाजवादी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह का जिक्र टेररिज्म से जोड़कर किया गया। लेकिन लौटिए आज इस तीसरे चरण पर। आखिर ऐसा इस तीसरे चरण में हुआ क्या है जिसके बाद इस तरह के शब्दों का और भाषण का इस्तेमाल प्रधानमंत्री तक को करना पड़ा और योगी आदित्यनाथ भी लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं? तो क्या वाकई स्थिति ऐसी आ गई है जहां पर समीकरण या जातीय समीकरण की परिस्थिति टूट रही है? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जो बीजेपी के अपने मुद्दे थे, कहीं वो खत्म तो नहीं हो चले हैं? या फिर वाकई बीजेपी को लगने लगा है अपने भीतर से दरअसल वह जिन मुद्दों के आश्रय बीते 5 बरस तक काम करती रही वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में 2022 में उन्हें बचा लेगा? हो सकता है उनके भीतर ये सवाल रहे हों, लेकिन हमें लगता है कि आज जब इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश हमारी पूरी टीम ने की तो कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर निकल कर आई। इस पूरे इलाके के भीतर में 2 मुद्दे बड़े हावी हैं। एक, आवारा पशुओं का मुद्दा,